जनूबी पंजाब में सर्दी आते ही सुई गैस के संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं। कहीं गैस का प्रेशर कम है तो कहीं सिरे से ही गैस गायब है। खवातीन के लिए एक वक्त का खाना बनाना भी दुश्वार हो चुका है। होटल मालकान का भी कारोबार मफलूज होकर रह गया है। कुदरती ईंधन हुए अवामी पहुंच से दूर और सिलेंडर लकड़ियों की कीमतों को पर लग चुके हैं। सुई गैस आती नहीं और बिल हजारों आ जाते हैं। शहरियों की दुहाई, शहरियों का इंतजामिया से सुई गैस के मसाइल पर काबू पाने का मुतालबा है। यहाँ पर आपको अपडेट करने हैं, जनूबी पंजाब में सर्दी आते ही सुई गैस के संगीन मसाइल पैदा हो चुके हैं। कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं सिरे से गैस गायब। खवातीन के लिए एक वक्त का खाना बनाना हुआ दुश्वार। होटल मालकान का भी कारोबार मफलूज होकर रह गया। कुदरती ईंधन हुए आवाम की पहुंच से कोसों दूर सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतों को पर लग चुके हैं। सुई गैस आती नहीं और बिल हजारों की तादाद में आ जाते हैं। शहरियों की दुहाई है, शहरियों का इंतजामिया से सुई गैस के मसाइल पर काबू पाने का मुतालबा किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करने हैं सुई गैस के हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करें हैं। मुल्तान में सुई गैस के ना होने पर सारिफीन परेशान हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस कंप्रेसर का खुलेआम इस्तेमाल जारी है। सुबह के अवकात में गैस बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में सुई गैस के ना होने पर सारिफीन परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल खुलेआम जारी है। सुबह के अवकात में गैस बिल्कुल नहीं आती। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा हमें शहरियों को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है गैस की अदम दस्तयाबी पर? सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो है वो गैस के कम प्रेशर और गैस के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि सुबह के औकात में जो है गैस ना होने की वजह से और गैस के कम प्रेशर की वजह से खाना बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर से जो है वो खाना लेकर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी तरह दूसरी तरफ नादन गैस की इंतज़ामिया ये दावे करती दिखाई देती है कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ और गैस के प्रेशर को बेहतर करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है और कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। इसी हवाले से हम कैंट बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं, जिन लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या इस तरह की सूरत हाल गैस की बेहतर है या गैस के कम प्रेशर का सामना है, क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? गैस का प्रेशर ख़त्म हो चुका है। ऐसे जैसे डिब्बे बन रहे होते हैं, चाय बड़ी मुश्किल से बनती है। खाना बनाना तो बहुत औखा है। लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, गैस खींच लेते हैं और टाइम से आती है और टाइम से चली जाती है। खाना बनाने से बाजार से ला रहे हैं, बाजार से ला कर खा रहे हैं और बिल जब देखते हैं 6,000 का, 4,000 का, 5,000 का और गैस है नहीं। पता नहीं कैसे बिल ये भेज रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आती। आप क्या कहना चाहिए? गैस नहीं है, हम गरीब बंदे हैं, बाज़ार से लेने वाले हैं। आज सुबह से भी नाश्ता मैंने नहीं करा, बाज़ार से लेने आया हूँ मैं और इनके टाइम वर्क करेंगे। ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि गैस के प्रेशर को जो है वो बेहतर किया जा सके। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौसमी शिद्दत या इंतजामिया की गफलत, बहावलपुर में भी गैस मुहैया करने के दावे हवा हो गए हैं। बहावलपुर में सुई गैस लोड शेडिंग 20 घंटों तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, बहावलपुर शहर में गैस के मसाइल शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। शहर के बाज़ इलाकों में गैस की जो लोड शेडिंग है वो 20 घंटे से भी जायद जो है उस तक पहुंच चुकी है। पहले 6 घंटे गैस आ रही थी, लेकिन अब बाज़ इलाकों में सिर्फ 4 घंटे गैस आ रही है और प्रेशर भी ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद टैरिफ में इजाफा किया गया है और जिन शहरियों को 300-400 रुपए बिल आता था वो बढ़कर अब 1,000 रुपए से ऊपर जा चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या कहते हैं, गैस है नहीं और जो बिल है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं? सर पहले 200 बिल आता था, अब 2 घंटे गैस होता है 24 घंटे के अंदर, यानी कि बार बार काट लेते हैं गैस और बिल के जो है ना आप असरात इन्होंने बढ़ा दिए। पहले 200 बिल आता था, 1200-1400 बिल आता है और गैस भी पूरा नहीं होता। बस 4 रोटियां बनाते हैं तो बस गैस खत्म। बस यही काम है अब गैस का। पहले कितना बिल था, अब कितना उसमें इजाफा हुआ है और किस तरह से इस सारी सूरत हाल से आप नंबर आजमा हो रहे हैं? बस गैस सर पहले सही था, अब प्रेशर नहीं है ना ही गैस है। अब गैस नहीं है। आपका कितना बिल आया है और पहले कितना आता था आपके? पहले जी मेरा आता था तकरीबन कुछ 700, 500, 400। अब इस बार इन्होंने 4,000 बिल भेज दिया है। 1,000 रुपया एक्स्ट्रा इन्होंने डाला है, वो पता नहीं किस मद में इन्होंने डाला है। गैस है नहीं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है।
हम परेशान है, सब परेशान है जी। तो क्या इंतजामिया से, हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? मुतालबा यही है कि मेहरबानी करें, इन्होंने जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा डाला हुआ है उसको ख़त्म करें और बिल जो पहले आ रहे थे उस नोयत पे बिल आए। बिल जी जो पहले आ रहे थे वही डाले जाएं। आप क्या कहते हैं जी, रोज बरोज बिल बढ़ते जा रहे हैं? बिल के इजाफे हो रहे हैं, कहीं से होता है नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, होटल से रोटी लेके देनी पड़ती है, नाश्ता पक नहीं सकता। ये जुल्म किया हुआ है इन लोगों ने, मेहरबानी करके जो इजाफा किया हुआ है इनको ख़त्म किया जाए, हमारा यही मुतालबा है। बिल्कुल जी, यही मुतालबा है कि जो अभी हालिया टैरिफ में इजाफा किया गया है उसको कम किया जाए, पिछला टैरिफ बहाल किया जाए और जहां पर लोड शेडिंग हो रही है उसका भी खात्मा किया जाए और जिन इलाके में गैस नहीं आ रही वहां पर जो प्रेशर का मसला है वो भी हल किया जाए। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। गैस की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है, रमिया खान में शहरी, घरेलू सार्फिन और होटल्स मालकान परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने पर भी बिल्स हजारों की तादाद में आते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। रहीम खान में शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच चुकी है कि गैस के जो पाइप है उनमें गैस की बजाय सिर्फ हवा रह चुकी है और जिसके बाद जहां पे घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है तो उसके साथ साथ जो होटल मालकान है उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों में गैस मौजूद ही नहीं है तो इसकी वजह से एक आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। गैस सुबह आती नहीं है, इसलिए बंदे को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। सुबह टाइम पे नाश्ता नहीं मिलता, बच्चों को अब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, जैसे बच्चों को स्कूल जाने का मसला। एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी तरह बाकी लकड़ियां जो हैं वो भी नायाब हो चुकी हैं। बाकी सारा दिन जो गैस ही नहीं आएगा, नाश्ता ही नहीं इंसान करेगा, सारा दिन बंदा फजूल ही हो जाएगा बंदे का। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि गैस का जिस तरह भी बहरान है ये ख़त्म किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो काम है वो होटल का है, होटल मालकान को किन मुश्किलात हैं? सर मेरी बात सुने, सबसे मेन चीज़ हमारे पास गैस होनी चाहिए। गैस जो है ना हमारे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, और एलपीजी जो है वो आसमान को रेट छू रहे हैं उसके। और सबसे बड़ी बात पता क्या, देखें गरीब तबका है यहाँ पर ज़्यादा जो है ना, वो अगर देखें 600 रुपये पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है ना वो, तो मेरे भाई वो 300 रुपये की गैस, मैक्सिमम 300 रुपये की गैस भरवाता है और वो 300 में क्या अपना राशन पानी लेकर आएगा। कम से कम हमारे जो हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए यार, गैस जो है ना हमारी सबसे मेन चीज़ जो है ना वो गैस है। अब सुबह मैं उठता हूँ ना, जिस वक्त यकीन करें घर में बिल्कुल गैस नहीं आता। और सबसे बड़ा जो मेरा इशू है ना वो ये है कि यार हीट गन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद की जाए, क्योंकि हीट गन ने ऐसे काम किए हुए हैं मेरे भाई, मैंने अगर लगाई है ना तो आपकी तरफ गैस नहीं आएगी। तो ये जो काइंडली इस पर ना थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि जो हीट गन जो है ना इसका मुकम्मल तौर पर ना इसका पाबंदी लगाएं कि यार ये हीट गन नहीं चलनी चाहिए। ताकि पता शहरों ने कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना, इनके मुताबिक आला हुकाम से कि गैस की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में बंद किया जाए, इसके साथ साथ एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों में भी कमी लाई जाए ताकि शहरों की मुश्किलात हल हो सके। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी तफसीलात के लिए। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी की लहर जारी है और इस सर्दी की लहर में मुजफ्फरगढ़ के होटल मालकान, घरेलू सार्फिन सुई गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुतासिर हो रहे हैं और कुछ होटल मालकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने मीटर तक कटवा दिए और लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल अंकल गैस की, ज़रा बताइएगा। जी सूरत हाल बड़ी गमगीन है। इधर तो ये है कि एक तो स्कूल का टाइम हो जाता है बच्चों का ना, तो इधर चीज़ें नहीं होती हमारे पास। तो वो जो गैस के मीटर है वो हमने बंद कराए हुए हैं, क्योंकि उसका इन्होंने जो रेट लगा दिया वो इतना है कि वो कोई भी दुकानदार नहीं भर सकता उसके। तो उस वजह से फिर बच्चों को लेट हो जाती है, आने जाने वाले भी परेशान होते हैं। लोग जिन्होंने मुलाजिम है, जिन्होंने उधर दफ्तरों में जाना होता है, उनके लिए भी परेशानी बनती है। ये तो अब तो गैस या तो फिर आए सही तरीके से तो समझ आएगी, वरना घरेलू वाले लोग भी परेशान हैं। इधर होटलों पे तो गैस भी नहीं है, हमने सिलेंडर जलाया हुआ है, मीटर बंद किए हुए हैं, मगर बिल वो फिर भी नहीं हमारी जान छोड़ते, बिल फिर भी आए हुए हैं। लकड़ी और कोयले की क्या सूरत हाल है, क्या रेट है? लकड़ी और कोयला जो है जी, लकड़ी तो वैसे गिल्ली होती है, वो तो जलती नहीं है। कोयला जो है वो वैसे महंगा हो रहा है। इस मुल्क में कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। इधर तो लोग भी बड़े परेशान हैं, लोग बड़े परेशान हैं और इंतहाई जो है वो अजीब सूरत हाल है कि लोग जो है वो उनका कहना है कि लकड़ी तो पहले ही पहुंच से दूर थी, कोयले की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मुजफ्फरगढ़ में सुई गैस की लोड शेडिंग का एक ना हल होने वाला मसला जो है वो चला आ रहा है।
आमिर टोकर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मियां चन्नू से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने के बायस ताजिर परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात इजहाक जावेद भट्टी से। मियां चन्नू में भी बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के बायस निज़ाम जिंदगी धर्म भरम होकर रह गई है। जहां मजदूर तबका परेशान है तो वहीं कारोबारी हज़रात भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और सरापा एहतजाज है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना। आप बताइएगा, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस किन मुश्किलात का शिकार हैं आप? बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ज़िंदगी तो पहले से ठप है। ये वावडा वाले बिल भेज रहे हैं, ये अगर कैमरा मेरा बिलों को फोकस कर रहा है तो बड़े बड़े अमाउंट के बिल भेज रहे हैं और इसमें बेतहाशा टैक्सेस शामिल किए हुए हैं और बिजली तो भेज नहीं रहे। और ऊपर से इंतज़ामी अमूर इतने अच्छे नहीं हैं। वैसे तो कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं क्या मामला क्या है, एक्चुअली इनको एक्सप्लेन करना चाहिए, पब्लिक को परेशान करके रखा हुआ है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद, उनसे भी जानेंगे। सर, आप बताइएगा किस किस्म के मसाइल आप देख रहे हैं? जी, पूरे पाकिस्तान में कारोबारी हालात तो पहले ही सही नहीं है और ऊपर से 18 घंटे की ये लोड शेडिंग है। लोग बहुत मुतासर हुए हैं, बहुत परेशान हैं। देखिए, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद थे जो कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से अपने मसाइल का इजहार कर रहे थे। उनका यही कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस मजदूर तबका जो है वो अब पिस कर रह गया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से नोटिस का मुतालबा किया है। शुक्रिया इजहाक। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। महंगाई ने की आम आदमी की पहुंच से हर चीज को दूर। मुल्तान में कुदरती ईंधन भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। कोयला 10 रुपए महंगा होकर 120 रुपए किलो हो गया है, जबकि लकड़ी 100 रुपए महंगी होकर 1400 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमें शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही लकड़ी, कोयला और गैस की कीमत में इजाफा हो जाता है क्योंकि इनकी तलब बढ़ जाती है। इस वक्त लकड़ी जो है उसकी कीमत फ़ी मन जो है वो 1400 रुपये है। कोयला फ़ी किलो के हिसाब से 120 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। गैस की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। तो शहरी इन दिनों चूँकि सुई गैस की लोड शेडिंग का शिकार होते हैं तो वो बाहर मार्केट का रुख करते हैं और लकड़ी खरीदते हैं, कोयला खरीदते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, दुकानदार से बात करते हैं। सर, बात यह है कि आजकल लकड़ी भी नहीं मिलता है सर्दियों के मौसम में और कोयला भी नहीं मिलता है। अब बाहर माल शार्ट हो गया, इसलिए इसकी वजह से माल महंगा हो जाता है। बाहर माल मिलता नहीं है। ये तो फैक्ट्री में, कारखाने में तो नहीं बनता, ये तो लकड़ी से निकलता है। लकड़ी की आजकल मांग है, इस वजह से कोयला शार्ट है, कोयला मिलता ही नहीं है। जी अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कोयला और लकड़ी की पिछले साल क्या कीमतें थीं और इस साल क्या कीमतें, कितना फ़र्क आया है? पिछले साल लकड़ी का कीमत 1300 रुपये था, कोयले का कीमत 110 रुपये था। इस साल कोयले का कीमत 120 रुपये हो गया और लकड़ी का कीमत 1400 रुपये हो गया। अच्छा, जो शहरी आपके पास आते हैं, कोई महंगाई की वजह से भी कोई आपके साथ बहस होती होगी? मतलब शहरियों का क्या रुझान है लकड़ी और कोयला खरीदने के हवाले से? भाई, आजकल शहर इसलिए परेशान है कि मुल्क में किल्लत है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, इसलिए वो बेचारे बोलते हैं कि भाई हम तो ये खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पिछले साल की निस्बत लकड़ी और कोयला दोनों की कीमतों में इजाफा दे गया है। फ़ी किलो कोयला जो 10 रुपये महंगा हुआ है, लकड़ी जो है फ़ी मन पर 100 रुपये महंगी हुई है। आम शहरी टाल का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, परेशान भी हैं और हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं कि जहाँ गैस दस्तियाब नहीं है तो वहीं जो दीगर चीज़ें हैं, जो कुदरती ईंधन है, उसकी कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए, महंगाई कम की जाए ताकि सर्दियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो शहरियों के लिए आसान हो सके। शुक्रिया शकील अपडेट करने के लिए। मियां सर्दी की शिद्दत से सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। एलपीजी और लकड़ी खरीदना आवाम के बस से बाहर हो गया है। अख्तर मजाज हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल उतार कर दिया है। शदीद सर्दी में गैस जो है, सुई गैस, वो तो उसकी लोड शेडिंग इस कदर बढ़ चुकी है कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे गैस बंद होती है। गरीब लोग, आम आदमी जो है एलपीजी जो है मजबूरन खरीदने पर मजबूर है और उसकी कीमत 310 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और आज ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 रोज में कीमत जो है 320 रुपए 325 रुपए भी हो सकती है। शहरियों को, लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे? 310 रुपए किलो एलपीजी है,
1200 रुपए मन लकड़ी पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहें, इंतज़ामिया सोई हुई है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। ब्लैक पे जो लकड़ी 1200 रुपए मन मिल रही है ना, वो उन्होंने छुपा के रखी हुई है, और जो 800 रुपए मन है वो गीली लकड़ी है, जलती भी नहीं है। और जो जंगलात से मस्कट कट के आ रहा है वही लकड़ी जो है ना ये बेच रहे हैं 800 रुपए मन, और जो खुश्क लकड़ी है या अच्छा ईंधन जलता है वो 1200 रुपए खुफिया तौर पे रखी हुई है, अपने जो तल्लुकात वाले लोग हैं ये उनको दे रहे हैं। हम शहरी निहायत परेशान है, इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि इन चीज़ों पे प्लीज़ कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि लकड़ी महंगी, एलपीजी महंगी, आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है, और शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इन चीज़ों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी और गरीब आदमी भी आसानी से जिंदगी। यहाँ बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। मुल्तान और बहावलपुर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत। मजमूई तौर पर 219 अपीलें दायर की गई थी। अब तक 200 से ज़्यादा अपीलों पर समाअत जो है वो समाअत का सिलसिला जारी है। फैसले सुनाए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज अपीलों पर समाअत होगी। बहावलपुर अपीलेट कोर्ट में टोटल 81 अपीलें दायर की गई हैं। 56 अपीलों के फैसले सुनाए जा चुके हैं, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों के महफूज किए गए फैसले आज सुनाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। मुल्तान और बहावलपुर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 219 अपीलें दायर की गई थी। अब तक 200 से ज़्यादा अपीलों पर फैसले सुनाए जा चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज अपीलों पर समाअत होगी। बहावलपुर अपीलेट कोर्ट में टोटल 81 अपीलें दायर की गई हैं। 56 अपीलों के फैसले सुनाए जा चुके हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल उम्मीदवारों के महफूज किए गए फैसले आज सुनाएगा। इसी पर तफसीलात बताएंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं, किन पर समाअत जारी है, किन की समाअत हो चुकी हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बेशतर काम निपटा दिया है। 200 के लगभग जो है वो अपीलें इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान में दायर हुई थी, और हमने ये देखा कि उनमें से बेशतर के फैसले जो है वो हो चुके हैं और बेशतर की समाअत हो चुकी है। अब वो जो बाकी अपीलें हैं उनमें जो है आज तकरीबन 6 अपीलों की समाअत हो रही है, और बाकी भी जो है वो कल आखिरी दिन है, और 10 जनवरी तक जो है वो जो है समाअत करने के बाद फैसले समाअत किए जाएंगे। इस वक्त तक जो है देख रहे हैं कि मजबूरी तौर पर बहुत सारे उम्मीदवारों को रिलीज किया है, और बेशतर जो है उम्मीदवार जो है वो कामयाब खड़े हैं, उनके बाद नामजदगी जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ट्रिब्यूनल से काफी हद तक जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों से जो शाकी थे और जो उम्मीदवार कह रहे थे कि हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, तो बेशतर जो है कागजात यहाँ मंजूर हो गए हैं। तो आज जो है मजीद 6 जो अपीलें हैं उन पर फैसले सुनाए जाएंगे, और इस पर फैसले के बाद जो है मजीद जो है काम कल सबमिट किया जाएगा। 10 जनवरी को हमारे पास वाज़ेह फहरिस्त आ जाएगी, और इस तरह के उम्मीदवार किस हल्के से मौजूद है और कौन है जिसके तौर पर कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अभी तक जो मुल्तान बेंच में अपीलें हुई हैं, और 2 ट्रिब्यूनल यहाँ कायम किए गए थे। एक ट्रिब्यूनल जस्टिस अली जिया बाजवा पर मुश्तमिल था, और एक ट्रिब्यूनल जो है जस्टिस मोहम्मद सरफराज लोगे पर मुश्तमिल था। ने यहाँ पर समाअत की, और बड़े अहम फैसले थे जो यहाँ पर हुए। इसमें हम अगर देखते हैं तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, और यहाँ से ट्रिब्यूनल में भी उनकी अपील जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, जबकि उनके साहबजादे जैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई थी। इसी तरह गुलाम मुस्तफा खर और उनकी अहलिया को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। इसी तरह हम बिहाड़ी से उम्मीदवार देखते हैं, और इसी तरह खानेवाल से बड़े तादाद में उम्मीदवारों को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। और हम जो ट्रिब्यूनल्स का हमने देखा उसमें ये था कि बेशतर उम्मीदवार जिनके कागजात पर कोई बड़े एतराज़ात नहीं थे, या वो कोई उनके ऊपर बड़ा डिफॉल्ट नहीं था, या वो किसी ऐसे मुकदमे में एब्सकॉन्डर नहीं थे, और किसी मुकदमे में पेश होने से कतरा नहीं रहे थे, तो उन्हें रिलीज दिया गया है, और उन्हें जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। आज भी इन 6 अपीलों पर समाअत हो जाएगी और फैसला हो जाएगा। कल इस सारे काम को समेट दिया जाएगा, हद्दी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसी तरह बहावलपुर में भी यही सूरत हाल है। बहावलपुर बेंच में बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला के जो उम्मीदवार थे उनकी अपीलें जो है वो ज़ेर समाअत है।
और मुल्तान बेंच में दो ट्रिब्यूनल थे, उन्होंने मुल्तान और डेरा गाजी खान सेक्शंस के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले थे उनके खिलाफ अपीलों की समाअत की। इस तरह पाकपतन और साहिवाल के हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले थे उनके हवाले से ये अपीलें जो है मुल्तान ट्रिब्यूनल्स में आई। और इस वक्त तक हम मजबूरी तौर पर देखें तो 90% काम जो है वो समेट दिया गया है, तो इस पर जो है अपनी खारिज जारी हो जाएगी और उसके बाद जो है मामला जो है फिर इलेक्शन वहाँ पर सियासी जमातें जो इस वक्त बड़ी एक्सरसाइज जो मसरूफ है वो सिंपल अलाटमेंट पर काम कर रही है। तो उम्मीद की जाती है कि 13 जनवरी तक जो है सिंपल की जाएगी और 13 जनवरी को जी बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। महमूद जहीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे मजीद। महमूद जहीर बताइएगा कि बहावलपुर ट्रिब्यूनल बेंच पर आज कितनी समातें हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर इलेक्शन हाई कोर्ट लेफलेट कोर्ट जो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद सिंगल बेंच पर मबनी है, वहाँ पर मुसलसल समातों का सिलसिला जारी है, जिसमें जो नए फैसले दिए गए उनमें हल्का PP 239 से शहजाद रशीद की इलेक्शन अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है। हल्का 227 से नवाब अमानुल्लाह जो कि लोधरा का हल्का है उनकी भी एक इलेक्शन अपील मंजूर कर ली गई है। नदीम अब्बास जिनका रहीम यार खान NA 174 से इलेक्शन अपील दायर थी उनकी भी अपील मंजूर कर ली गई है। हल्का NA 172 मसूद मजीद ये भी रहीम यार खान का एरिया है जिनकी इलेक्शन अपील मंजूर कर ली गई है। यहाँ पर मुसलसल समाअत जारी है। आज जो समाअत हुई है वो बहावलपुर के हवाले से साबिक सूबाई वजीर है शर्मिला चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनकी NA 168 पर केस के हवाले से आर्गू की गई, जिस पर आज भी फैसला नहीं दिया गया, वेट फॉर ऑर्डर है। शर्मिला चौधरी ने हल्का NA 168 और हल्का PP 254 से अपने केसेस पर इलेक्शन अपीलें दायर की हुई है। जबकि अब तक मंजूर होने वाली अपीलों में PP 239 से शहजाद रशीद, खिजर हयात बहावल नगर से 244, सऊद मजीद रहीम यार खान से नदीम अब्बास बहावल नगर से NA 174 से, इसके अलावा जो NA 168 और PP 254 से सुमेरा समी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, शर्मिला चौधरी उनकी वाइफ है, उनकी अहलिया है, उनके भी कागजात इलेक्शन अपील मंजूर हो चुकी हैं। रहीम यार खान के रईस महबूब से भी उनके भी कागजात जो है वो मंजूर हो चुके हैं। NA 173, 174, PP 264, PP 266 और PP 267 से 5 हल्कों से रईस महबूब की इलेक्शन अपील मंजूर की गई है। जबकि लोधरा हल्का 154 से जुबैर बलोच की इलेक्शन अपील मंजूर की गई है। NA 154 से लोधरा का ही हल्का है अख्तर कांजू की इलेक्शन अपील मंजूर की गई है। PP 265 से रुखसाना साजिद की इलेक्शन अपील मंजूर करते हुए हल्का NA 166 से तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमर शोजब अहमदपुर का ये हल्का है, बहावलपुर की तहसील है अहमदपुर, वहाँ उनकी भी ये मंजूर की गई है इलेक्शन अपील जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। इसके अलावा बहावलपुर से ही ताल्लुक रखने वाले क़य्यूम आजम की PP 253 से अपील मंजूर की गई है। मलक अजमल हनीफ की भी PP 253 बहावलपुर से अपील मंजूर की गई है। अब तक जो मंजूर की गई है उनमें अजीज अहमद, साकिब तारिक और अकमल जोया की भी इलेक्शन अपीलें मंजूर हुई हैं। उसामा खालिद की बहावल नगर से, रहीम यार खान से, आमिर नवाज और चौधरी शफीक की भी इलेक्शन अपीलें मंजूर की जा चुकी हैं। जबकि शौकत बसरा की एक अपील डिसमिस की गई है और दूसरी अपील भी विड्रॉ हुई है। जबकि अदील असलम एक अलहदा अपील थी नवाब अमानुल्लाह की, वो फातिमा जाहिद हुसैन की अपील विड्रॉ की गई है। जबकि जो डिसमिस हुई अपीलें सैयद समीउल हसन गिलानी जिन्होंने अपने भाई अली हसन गिलानी पर के खिलाफ अपील दायर की हुई थी वो डिसमिस की गई है, कर दी गई है। तो अब तक जो है 81 अपीलें इलेक्शन अपीलें दायर की गई थी जिनमें 56 के फैसले सुनाए जा चुके हैं। 39 अपीलें उनके हवाले से मंजूर हो चुकी हैं जिसमें और 5 विड्रॉ की गई है। बाकी जो फैसले हैं वो वेट फॉर ऑर्डर है, वो भी जल्द सुना दिए जाएंगे। 10 जनवरी तक ये फैसले सुनाए जाने बाहर सूरत। तो चूंकि अदालतें मुसलसल समाप्त कर रही हैं इसलिए साथ के साथ लिखवाने का भी है। तो अब 10 जनवरी तक इन तमाम फैसलों को कंक्लूजन करके फाइनल करके फैसले सुना दिए जाएंगे। जी महमूद जहीर आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर आपको हम आम इंतखाबात के बारे में बता रहे हैं। एक अख्तर मजाज भी हमारे साथ मौजूद है, मियाँ वाली से शामिल गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा यहाँ पर किन की समाअत जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, कौन इलेक्शन की दौड़ में शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए थे। उनमें से एक नाम जो है ताहाल उसकी अपील जो है
منظور نہیں کی گئی. عبدالرحمان خان ببلی ان کا نام ہے اور سابق MP رہ چکے ہیں 2018 میں. اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں جنگلات کے سردار محمد سلطان خان، ان کی اپیل منظور ہو چکی ہے. اس کے علاوہ امین اللہ خان ان کی اور ملک احمد خان بھکر ان کی بھی اپیل منظور ہو چکی ہے. بیرسٹر عمیر نیازی کی اپیل بھی منظور ہو چکی ہے، وہ بھی الیکشن کے حصہ بنیں گے. اس کے علاوہ باقی کا حال جو اپیلیں کی گئی ہیں، کچھ فیصلے جو ہیں تاحال سامنے نہیں ہے. اب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ فیصلے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ لوگ الیکشن میں شامل ہو سکیں گے. جی اختر مجاز ہمارے ساتھ رہے گا. ماہر عمران نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ماہر بتائیے گا وہاں پر کیا تفصیلات ہیں؟ ملتان اپیلیٹ ٹریبیونل کی بات کریں تو آج بھی اس پر سماعت اپیل 6 ہوئی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو اپیلیں تھیں جن کے فیصلے محفوظ کیے گئے تھے ان کے فیصلے لکھوائے بھی جا رہے ہیں ہائی کورٹ ملتان کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں اور سنائے بھی جا رہے ہیں. ان 6 اپیلوں کی ہم اگر بات کریں تو آج کی جو مجموعی طور پر 200 قریب اپیلوں پر فیصلے سنائے جا چکے ہیں. باقی کچھ فیصلے گئے ہیں. اعجاز سلطان بندیشہ ہیں، ان کی اپیل خارج کی گئی ہے. اسی طرح فیصل نیازی ہیں، ان کی اپیل خارج کر دی گئی ہے. جبکہ عثمان ڈوگر ہیں اور عامر ڈوگر ہیں ملتان سے، ان کی اپیل ان کے خلاف اعتراضی اپیل تھی. ان کے کاغذات نامزدگی تو مسترد ہوئے تھے لیکن ان کے خلاف جانزیب در کی تھی. اعتراض یہ تھے کہ جس پر وکلا کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عامر ڈوگر کو اہل قرار دے دیا گیا، اس کے خلاف خارج کی گئی ہے. خالد زبیر نثار ہیں ویاڑی سے، ان کے لیے وہ خارج کر دی کی اپیل. بہت شکریہ ماہر عمران. تفصیلات کے لیے اختر مجاز اور محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب بھی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. بہت شکریہ آپ چاروں کی تفصیلات کے لیے. آپ ہمیں بتا رہے تھے انتخابات کے بارے میں. آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ 219 اپیلیں دائر کی گئی تھی. اب تک 200 سے زیادہ اپیلوں پر فیصلے سنائے گئے ہیں، جبکہ الیکشن ٹریبیونل میں آج اپیلوں پر سماعت ہوگی. عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. ملتان اور بہاولپور الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ بھی جاری ہے. مجموعی طور پر 219 اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی. 81 اپیلیں جو ہیں وہ ٹوٹل ہیں اور 56 اپیلوں کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں. اپیلیٹ ٹریبیونل امیدواروں کے فیصلوں کو جو ہے وہ محفوظ کرے گی اور پھر فیصلوں کو سنائے گی. آج ہی آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ماحول دوست اقدامات. فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا. طلبہ کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 10,000 طلبہ کو بائکس دی جائیں گی. پنجاب بینک ماحول دوست مشن میں مالی معاونت کرے گا. نئی الیکٹرک بائک اسکیم انتہائی کم شرح سود پر ہوگی. پروگرام کا اصل مقصد ماحول کو بچانے کا اقدام کرنا ہے اور وزیر اعلیٰ آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے. یہاں پر آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ماحول دوست اقدامات کے بارے میں بتا رہے ہیں. فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. طلبہ کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 10,000 طلبہ کو بائکس دی جائیں گی. پنجاب بینک ماحول دوست مشن میں مالی معاونت کرے گا. نئی الیکٹرک بائک اسکیم انتہائی کم شرح سود پر ہوگی. پروگرام کا اصل مقصد ماحول کو بچانے کا اقدام کرنا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں طلبہ کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. پہلے مرحلے میں 10,000 طلبہ کو بائکس دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ماحول دوست اقدامات. فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر ہمیں مزید اپڈیٹ کیجیے گا، کیا پالیسیز اپنائی گئی ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن یہ ایک پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ ہم کچھ عرصہ دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب میں جو صورتحال رہی ہے سموگ کے حوالے سے، تو حکومت اس کی 2 مرتبہ جو ہے مسلم بارش جو ہے وہ قربانی پڑی. اس کے علاوہ بہت سارے دفعات لگانے پڑے.
तो माहौल के हवाले से ये जो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल आज मौसम नजदीक 10,000 के करीब जो है वो होने जा रहे हैं, आसान से बंदे तकसीम किए जाएंगे। तो इससे एक तो गरीब लोग जो है जो मोटरसाइकिल खरीद नहीं सकते उनके लिए बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी। इसके अलावा अपने घर के भीतर जो अमूर हैं वो उनको भी सर अंजाम दे पाएंगे। बड़ी जो बात है इससे जो गाड़ियों से निकलने धुआं जो है मोटरसाइकिल से निकलने वाला जो धुआं है और उसमें जो शोर है उससे जो पोल्यूशन पैदा होती है उससे भी खात्मा होगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट करे थे। यहाँ आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के माहौल दोस्त इक़दाम जारी हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। तलबा को बिलासूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पहले मरहले में 10,000 तलबा को बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। ये कैसे होंगे पॉसिबल, क्या करेंगे, 10 किस्म की चीज़ें थीं। फिर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट दोनों ने हिम्मत की और एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट कि ये जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं जो आज आप लोग देख रहे हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमें एक सबक देते हैं कि इस टाइम लाहौर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर है और हम सबको अपना अपना रोल अदा करना है। मैं फ़ख्र से और ख़ुशी से ये बात कह रहा हूँ कि इसमें लीडिंग रोल हमारा बैंक ऑफ पंजाब अदा कर रहा है। जिस तरह ज़फ़र मसूद साहब ने बोला भी और ख़ुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। और आप खुद ही सोचें कि चाइना जैसे मुल्क में आपको कोई मोटर बाइक फ्यूल वाली नज़र नहीं आती और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ भी जो हैं उनकी कन्वर्ट होती जा रही हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर ये तमाम मोटर बाइक्स अगले 3 साल में चेंज कर देंगे तो आप खुद सोचें कि आपका शहर कितना साफ़ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक आपको विल चाहिए, एक आपको अज़म चाहिए और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये उसका पहला चैप्टर है जो हम शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में ये 100% कन्वर्ट करना हमारी मजबूरी है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हमने अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, अपनी 10-10 साल की ज़िंदगियां कम नहीं करनी है, तो उसके लिए यही तरीका है कि हमें इन सारे तरीक़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ जो आज मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शास देखे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिक्शास थे, डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं और ख़ास तौर पे पहला रिक्शा जो है यहाँ पे खड़ा है जिसको लाइसेंस भी मिल गया है। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट से अभी यहीं पे आके बात की है। तो हम इस पोल्यूशन की ख़त्म करने के लिए एक और चीज़ आज ऐलान करने लगे हैं कि हम 10,000 ई रिक्शाज इंटरेस्ट फ्री इमीडिएटली लोगों को देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे 1-2 कंपनीज ने डिसेबल्ड लोगों के लिए बाइक्स बनाई हुई हैं। तो हमारा जो स्पेशल चिल्ड्रन का स्पेशल एक डिपार्टमेंट है डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो महकमा जो है वो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2000 ये जो बाइक्स हैं 3 व्हीलर उन डिसेबल लोगों के लिए वो इंटरेस्ट फ्री फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देने के लिए इंतज़ाम करे। 2000 मोटर बाइक हमने सेक्रेटेरिएट स्टाफ के लिए
علیحدہ مختص کر رہے ہیں ان کو بھی اسی کرائٹیریا پہ ملیں گی. وہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ لے سکتے ہیں, وہ بھی ہم فوری طور پہ چیف سیکرٹری پنجاب نے آلریڈی اس کے لیے سمری موو کرنے لگے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم شروع کریں گے. اور آخر میں 2000 موٹر بائک الیکٹرک فیمیلز کے لیے, چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, وہ ہمیں شروع کرنی پڑیں گی. تو یہ 6000 یہ ہو گئیں گے. ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو اس انڈسٹری کو بھی بوسٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس انوائرمنٹ کو بھی تھوڑا سا سکون ملے گا, وہ یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک نہیں خریدے گی سوائے الیکٹرک بائک کے. اس پہ ہم کمپلیٹ بین کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی جو ہے موٹر بائک جو ہے وہ فی الحال, اللہ کرے گاڑی کی بھی انشاءاللہ جلد نوبت آ جائے اور گاڑی بھی الیکٹرک ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آگے فیوچر میں ہمیں گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ہائیبرڈ یا الیکٹرک لینی چاہیے, ہمیں نارمل گاڑی نہیں لینی چاہیے. لیکن وہ بھی میرا خیال ہے اگلے آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن الیکٹرک موٹر بائک لازمی ہے, کوئی دوسری بائک آج کے بعد کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں خرید سکے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایک اور ہائی وے پٹرولنگ کا جو ایک سنہرے حروف میں لکھے جانے والا کام ہے وہ ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن ہے. یہ وہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا, جب چیف سیکرٹری پنجاب ہمارے پاس لے کے آئے تو تقریباً 99% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی محنت اور اس کے بعد پنجاب پولیس جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اور آج لوگ سٹرائکس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح ایگزیمپشن دیں, لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے روڈز کی تباہی کتنی ہے. ہم اربوں روپے کی روڈ بناتے ہیں اور آپ ڈبل لوڈ کر کے اس پہ گاڑی لے آتے ہیں, اور اس کے بعد جس روڈ کی عمر 10 سال ہے وہ 3 سال رہ جاتی ہے, اور پھر پبلک کہتی ہے کہ روڈیں جلدی ٹوٹ گئیں. تو اس ساری چیز کا حل ایک ہی ہے کہ سختی سے ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن ہو تاکہ روڈز دیر پا رہیں. جو اس کی میعاد ہے کہ 10 سال 15 سال اس روڈ نے چلنا ہے وہ چلے, لیکن اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ نرمی نہ ہو. اور وہ الحمدللہ پچھلے 2-3 ماہ میں ان سب نے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اس چیز کا میں کریڈٹ اس پوری ٹیم کو دیتا ہوں جو ایکسل لوڈ پہ کام کیا اور جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ایک اور چیز جو اس ٹائم ہمیں فخر ہے جس چیز کے اوپر, اور ہماری پولیس نے اور ہماری پی آئی ٹی بی نے اس کو بہت محنت سے امپلیمنٹ کیا ہے, وہ ہے ڈرائیونگ لائسنسز. دنیا میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں نہیں ہوتا کہ 10% لوگ اس شہر کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ تھے, 90% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا. 70 لاکھ گاڑی تھی لاہور میں اور 7 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا, جبکہ اگر میں ویسے کہوں تو ایک گاڑی 3 لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس حساب سے نمبر آپ دیکھ لیں کہاں پہ جاتا ہے, اور ٹوٹل 7 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا. تو وہ ہم نے سختی سے امپلیمنٹ کرایا. آج رات ہم 2-2:30 بجے رات کو ہم خدمت سینٹر گئے, اس ٹائم پہ بھی تقریباً 300-400 بندے وہاں موجود تھے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے, اور ہم نے اس کو پھر 15 تاریخ تک ایکسٹینڈ کیا ہے. نئی لائسنس فیس ہم 15 تاریخ تک نہیں امپلیمنٹ کر رہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے, لیکن 16 جنوری سے نئی ڈرائیونگ لائسنس کی فیس امپلیمنٹ ہو جائے گی. تو میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس نے انٹرنیشنل لائسنس بنوانا ہے, جس نے لرنر بنوانا ہے, جس نے اپنا نارمل لائسنس بنوانا ہے, وہ ابھی بنوا لے, کیونکہ اس کے بعد فیس کئی گنا بڑھ جائے گی, آپ کو وہ پے کرنی پڑے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس میں معافی نہیں ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر بائک چلا رہے ہیں, تو ڈرائیونگ لائسنس ضرور بنائیں, ادروائز آپ کو تھانے میں رات 1, 2, 3 گزارنی پڑے گی. تو سب کا بہت بہت شکریہ, اور ونس اگین ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بہت زبردست کام ہے. السلام علیکم. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دوسرے انیشیٹو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
یہ ایک مثالی قدم ہے. اسٹوڈنٹس کو 10,000 موٹر بائکس دے رہے ہیں. اگلے 3 سال میں تمام تر موٹر بائکس کو جو ہے وہ الیکٹرک کر دیا جائے گا تو ملک کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں. مزید کہا کہ اہم اعلانات بھی کیے گئے جن میں 10,000 رکشہ بھی امیڈیٹلی لوگوں کو ملے گا اور اس میں ڈسیبل لوگ بھی شامل ہیں جن کو 3 ویلر بائکس دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ مزید انتظامات کیے جائیں گے. 2,000 الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ فیمیل طبقے کو بھی دیا جائے گا, یہ بھی اعلان کیا گیا ہے. اور مزید آپ کو بتائیں گے انہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ, پنجاب پولیس. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.